नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी के एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की थी। पूर्व में भी बताया जा चुका है कि पीडीएफ के रूप में मैंने आपको मूल कहानी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित की थी। उसी में से आज हम व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो गद्यांश लेंगे उसको मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ, फिर हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी, वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता कल्पना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। यह गद्यांश आज हमारे सामने व्याख्या के लिए है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कथा नायिका मधुलिका अपने खेत के छिन जाने से, या यूँ कहा जाए कि राजा द्वारा उसे उपहार में ले लिए जाने से एक कठोर कृषक बाला का जीवन व्यतीत कर रही है। उसके मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा है। विचारशील है, संवेदनशील है। वह सोच रही है कि राजकुमार अरुण का प्रणय निवेदन मैं पहले ही ठुकरा चुकी हूँ और आज शीतकाल के इस भयप्रद वातावरण में मुझे उस ठुकराए गए प्रेम की स्मृति हो रही है। इसी प्रसंग में मधुलिका कहती है, व्याख्या करते हैं अब हम। शीत की रात्रि थी, आकाश में बादल छाए हुए थे और उनमें बिजली चमक रही थी। यह प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है, क्योंकि आगे जिस प्रकार के भाव मधुलिका के प्रकट होने वाले हैं इस गद्यांश में, तो प्रकृति अपने आलंबन रूप में कार्य न करके यहाँ भावों की उद्दीपिका शक्ति बनकर कार्य कर रही है। मधुलिका की पर्णकुटी का छाजन, अत्यधिक छाजन का अर्थ है जिससे छप्पर को ताना गया है, जिससे कि उससे मधुलिका का बचाव हो सके शीत से, घाम से इत्यादि से। तो वो छाजन अत्यधिक वर्षा के कारण टपक रहा था। वर्षा का आधिक्य था। स्वाभाविक है कि पर्णकुटी है, एक झोंपड़ी नुमा एक कोठरी है जिसमें वह अपना जीवन निकाल रही है। अब तो अत्यधिक वर्षा के कारण बारिश, बरसात की बूंदें का जो पानी है वो उसके अंदर टपक रहा था। एक और शीत का प्रकोप, दूसरी ओर बरसात की तीव्रता के कारण ओढ़ने के वस्त्रों का अभाव। इन सब बातों से मधुलिका संतप्त हो उठी। उसने सोचा कि आज मेरा जीवन सचमुच विपन्नावस्था को प्राप्त है, अर्थात बहुत कष्ट में हूँ, ऐसा विचार उसके मन में चल रहा है। लेखक ने लिखा है कि जीवन क्रम को चलाने वाले उपकरण तो सीमित थे, किंतु उसकी भावनाएं घट बढ़ रही थी। भावार्थ ये है कि संसाधन तो बाहरी उपकरण होते हैं जो उसके पास, मधुलिका के पास बहुत सीमित थे, किंतु क्या संवेदनशील मन पर विचारों की कमी होती है? सर्वथा नहीं। मन में अनेक प्रकार के झंझावात, विचार, तरंगें उठ रही हैं। वह शीतकाल की बरसाती ठंड में ठिठुर रही थी।
किंतु यदि उसे राजकुमार अरुण द्वारा दिखाए सपने का ध्यान नहीं आता तो उसे यह अभाव खटकता भी नहीं। लेखक कहना चाहते हैं कि विपन्न अवस्था में, आर्थिक दृष्टि से बहुत विपन्न है, मधुलिका की के जीवन यापन की जो अवस्था है वह बहुत कष्टपूर्ण है, किंतु राजकुमार अरुण के द्वारा पूर्व में जो उसे मधुर प्रेम का प्रस्ताव दिया गया उसे उसने जो तिरस्कृत किया, यह बात उसे अब याद आ रही है। क्योंकि बाहरी वस्तु होती है, उसे तोड़ा जा सकता है, निकाला जा सकता है या संजोया जा सकता है, किंतु भीतर जो मन में उसके व्यक्तिगत प्रेम का अंकुर है और उसने जिस प्रकार से राजकुमार अरुण से बात की है, वह तीक्ष्णता उसे अब याद आ रही है और अंदर ही अंदर खटक रही है, अर्थात साल रही है। आज वह अपने इस अभाव को मगध के राज मंदिरों के सुखों के साथ तोल रही थी। तुलना करना मनुष्य का स्वभाव है। इस मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्ति है उसकी ओर लेखक संकेत कर रहे हैं। इसी कारण आज मधुलिका अपनी विपन्नावस्था पर अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रही थी। जैसे जैसे उसकी कल्पना और भावना का वेग बढ़ रहा था, जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की कमी उसे आज और अधिक व्याकुल कर रही थी। इस पद में हम देखते हैं कि यह गद्यांश 2-3 मुख्य बातों की ओर हमें संकेत करता है। मधुलिका भी संवेदनशील मनुष्य है। व्यक्तिगत प्रेम को वाणी से उसने अवश्य ही ठुकरा दिया है, किंतु उसके हृदय में अभी भी वो बातें अंकुरित हो रही हैं, मानो अंदर से उग उग कर उसकी ओर, अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इसमें 2 बातों पर हमें विशेष गौर करना है कि हमारे जीवन में कोई अभाव होता है तो जब हम उस अभाव की पूर्ति वाले व्यक्ति के संसाधनों के सामने हम अपने सीमित संसाधनों को रखते हैं तो हमें अपने ऊपर तरस आने लगता है। ऐसी स्थिति ही मधुलिका की हो रही है। उसे अपना कष्ट और अधिक कष्ट दे रहा है, क्योंकि वह उसका मन राजकुमार के वैभव की तुलना अपनी कष्ट की स्थिति से कर रहा है। यह मानसिक दशा है और ऐसा होना सहज है। दूसरा बिंदु हम इस पर यह भी गौर करेंगे कि मनुष्य जब बहुत तकलीफ में होता है तो वहाँ से उसका मन पलायन करना चाहता है। भले ही कुछ देर के लिए ही सही, वह पलायन उसे एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है और काल्पनिक दुनिया के वैभव, आकर्षण, अनुकूलताओं के प्रति चिंतन करने के बाद उसे कुछ अच्छा सा लगता है और यह कल्पनाशीलता मनुष्य का स्वभाव है। इसके साथ ही इस पद में मधुलिका की हृदयगत भावनाओं का सूक्ष्म और काव्यात्मक चित्रण मिलता है। कवि सहृदय होने के नाते जयशंकर प्रसाद का इस कहानी में जो लेखन कौशल है वो काव्यात्मक शैली में प्रकट हुआ है। अब हम एक और गद्यांश लेते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे। मैं गद्यांश आपके समक्ष बोल रही हूँ। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लाने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा।
खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। इस पद में संबोधन शैली है, आत्मालाप है, मधुलिका के मन की विविध तरंगें हैं। वह स्पष्टतः सोचती है कि यदि आज राजकुमार अरुण वापस आ जाए तो वह अपने आप को, अपने नेह को उसके प्रति व्यक्त कर देगी। 2-3 वर्षों की कठोर यातनाएं पूर्ण जीवन से मधुलिका भीतर बाहर पीड़ा और मन को अधीर अनुभव कर रही थी। उसकी टूटी पर्णकुटी सूखे डंठलों के छिद्रों में से मधुलिका को अपना अभाव, किंतु मगध के राजप्रसादों की काल्पनिक वैभव झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। वह सोच रही थी, मगध में इस समय आनंद होगा, उत्सव होंगे, और जिस अरुण के प्रति उसका मन आकर्षित हो रहा है उसे उसकी भी स्मृति हो रही थी। मधुलिका उस क्षण को याद करती हुई जिस अवस्था में हो गई, वह ऐसी मन स्थिति है कि लेखक के अनुसार मानो एक खिलाड़ी खेलने वाला बालक हो जो वर्षा काल में किसी जुगनू को पकड़ने की चेष्टा करता हो, किंतु वह हाथ के निकट आकर भी दूर चला जाता हो। मधुलिका भी सोचती है कि मेरे हाथ भी प्रेम का वह क्षण आया था और आकर चुपचाप जुगनू की तरह निकल गया। अरुण का मिलन एक कौंध, एक बिजली का चमकना ही तो था, ऐसा मधुलिका को अनुभव में आ रहा है। विभिन्न प्रकार की भाव तरंगें मानो ऊपर उठ उठकर मधुलिका के मन की वास्तविक स्थिति को पाठक के समक्ष शब्द चित्र के रूप में उभार रही है। विशेष रूप में देखें तो इस अवतरण में मधुलिका की मानसिक स्थिति का वर्णन फिर वही कहूँगी काव्यात्मक ढंग से किया गया है। उसका व्यक्तिगत प्रेम उसकी अमूल्य निधि है, ऐसा उसे अनुभूति हो रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों ही गद्यांशों में पुरस्कार कहानी की मुख्य पात्र मधुलिका के अंतर्द्वंद्व को, व्यक्तिगत प्रेम के प्रति उसके प्रच्छन्न आकर्षण को कहीं कहीं उसके हृदय से बाहर झांकते हुए हम देख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने ये 2 व्याख्या की हैं। विद्यार्थियों, मैंने पूर्व कक्षा में जयशंकर प्रसाद का परिचय, कहानी का सारांश आपको PDF के रूप में प्रेषित किया था। आज इस व्याख्यान के साथ ही PDF के रूप में मैं पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना, अर्थात इसका मूल भाव क्या है, PDF के रूप में आपको आपके WhatsApp ग्रुप पर भेजूंगी। उसे ध्यान से पढ़ें। साथ ही एक प्रश्न 4-5 प्रश्नों का एक पेपर भी मैं आपको एक पृष्ठ पर लिखकर भेज रही हूँ। आपको जितना अब तक पढ़ाया गया है सभी प्रश्न आप ध्यान से वीडियोस को सुने। PDF के रूप में भेजे गए लेखक परिचय, कहानी का सार और मूल कहानी की मूल संवेदना को ध्यान से पढ़ें। आप पाएंगे कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं।
धन्यवाद।